हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। आज है 23 नवंबर। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ बहुत सारे नए लर्नर्स जुड़ रहे हैं। उनको मैं बता दूं कि हमारी ये क्लास डेली 12:15 बजे चलती है, 12:15 पर, यानी 12:15 बजे की ये क्लास होती है। और इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं डेली जो है एमसीक्यू पेपर 1 के लिए। अगर आपका पेपर 1 वीक है, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन तैयारी आप कर पाएं, और चूंकि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो अब आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक ये मौका जरूर है। और यहाँ पर डेली मिलिए, एक से एक नए नए क्वेश्चंस लेके आता हूँ। आज का ये जो सेशन है ये थोड़ा इजियर रहने वाला है, लेकिन हम यहाँ पर टफ, मॉडरेट और इजी सारे ही क्वेश्चन का मिक्स करते हैं। कोई सेशन टफ होता है, कोई सेशन मॉडरेट और कोई ईजी होता है। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक लगभग 77-78 वीडियोस आ चुके हैं आपके डेली प्रैक्टिस सेशन के। तो मान के चलिए कि लगभग 800 के लगभग में प्रश्न जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। ये प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नए लर्नर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है या नॉट जब भी आए तो आप इसको मार्क कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेक्ट आंसर होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, उन सभी का जो सही उत्तर आपको लग रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है, टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है, टीचिंग ऑलवेज लीड्स टू लर्निंग। शिक्षा हमेशा अधिगम को जन्म देता है। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। और चौथा ऑप्शन है, टीचिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर क्रिया करता है। तो बताइए, इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक या एक विशेषता नहीं है टीचिंग का या शिक्षण का। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, देखिए टीचिंग एक सोशल प्रोसेस, देखिए टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो सोशल प्रोसेस तो ये है ही। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ नहीं नहीं पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, इसलिए ये तो पर्टिकुलर वाला ऑप्शन होगा नहीं। टीचिंग ऑलवेज लीड्स टू लर्निंग। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, टीचिंग से लर्निंग तो होता है, लेकिन ये ऑलवेज जो वर्ड है ना, ये एक्सट्रीम वर्ड है। मैंने आपको बोला है कि जब भी ओनली, सोलली, नेवर, ऑलवेज इस टाइप के वर्ड्स आए, तो तुरंत जो है आप अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड्स कहीं ना कहीं एक्सट्रीम को दर्शाते हैं और एक्सट्रीम का सही होना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, टीचिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा लर्निंग की तरफ ही ले जाए, क्योंकि लर्निंग डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, जैसे लर्नर का मोटिवेशन है ना। लर्नर कितना मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, उसका अभिप्रेरणा कैसा है, उसका पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज उसका कैसा है। इसके साथ साथ जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है टीचिंग का, वो कैसा है, कौन से टाइप के क्लासरूम में आप हो, वहाँ पर वेंटिलेशन है कि नहीं, पर्याप्त वहाँ पर लाइट है कि नहीं, इन सभी चीज़, और टीचर को कितना नॉलेज है, स्टूडेंट्स जो है वो समझने के काबिल हैं कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग हो, टीचिंग भले ही कर दिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है। तो टीचिंग ऑलवेज लीड्स टू लर्निंग, ये इसका सही उत्तर इसलिए होगा क्योंकि नॉट पूछा है, एक विशेषता नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका विशेषता नहीं है। तीसरा ऑप्शन, टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, ये भी सही है। क्योंकि देखिए, टीचिंग जो है ना वो क्रिएटिव और इंट्यूटिव होता है, और जब भी आप कोई क्रिएटिव चीज करो, कोई इंट्यूटिव चीज करो, तो वो आर्ट होता है। वही अगर सिस्टमेटिक तरीके से और एविडेंस बेस्ड अगर कुछ आप कर रहे हो, तो वो साइंस होता है। तो टीचिंग सिस्टमेटिक तरीके से भी होता है और उसमें आप क्रिएटिविटी भी लाते हो, तो इसलिए टीचिंग बोथ आर्ट एंड साइंस है। तो ये सही है, और यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और टीचिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते ही हैं कि टीचिंग में स्टूडेंट और टीचर के बीच जो है इंटरेक्शन होता है, परस्पर जो है क्रिया होती है, और उसी के माध्यम से जो शिक्षण है वो अधिगम को आगे प्रेरित करता है। तो इसलिए टीचिंग जो है, टीचिंग के लिए ये भी सही होगा, और ये नॉट पूछा है, इसलिए ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलिए, आई होप कि इसका करेक्ट आंसर आपने दिया हो। शिक्षण हमेशा अधिगम को जन्म देता है, ये इसका सही उत्तर होगा, है ना। नॉट पूछा है। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। एक्शन रिसर्च इज बेस्ट सूटेड फॉर। बताइए, कार्यात्मक अनुसंधान सबसे उपयुक्त है। इन चार ऑप्शंस में से आपको सही चुनना है कि किसके लिए एक्शन रिसर्च सबसे ज्यादा सूट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, और फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं एक एक ऑप्शन। देखिए,
पहला ऑप्शन है सॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर एक्शन रिसर्च की बारे में बात करें तो ये इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करता है। तो एक्शन रिसर्च एक पार्टिसिपेटरी और रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है और इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ध्यान होता है। प्राइमरीली एजुकेशनल सेटिंग में यूज होता है। याद रखना आप कि जब भी कोई एजुकेशनल सेटिंग हो, जैसे क्लासरूम है आपका, आपकी कक्षा है, वो एजुकेशनल सेटिंग है, वहां पर आप अधिगम का और शिक्षण का कार्य करते हैं। और अगर हम बात करें नए थ्योरीज को डेवलप करने की, तो ये भी जो है इंटेंड नहीं करता इस चीज़ के लिए। लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी काम नहीं, क्योंकि वो इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है पहले से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी करना पड़ सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी नए थ्योरीज वाला भी नहीं होगा। और ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अगर आप देखें तो फोकस करता है क्या, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो वो तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, तो वो भी एक्शन रिसर्च नहीं होता है। एक्शन रिसर्च में आप क्लासरूम टीचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मान लीजिए कक्षा में आप कुछ शिक्षण कर रहे हैं, तो उसको बेहतर बनाने के लिए आप एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होता है। तो प्राइमरली एजुकेशनल सेटिंग में यूज होता है फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग मेथडोलॉजीज, एड्रेसिंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिफाइंड क्लासरूम प्रैक्टिसेस। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ टीचिंग एम्फेसाइजेस मेमोरी। बहुत ही आसान प्रश्न, कौन सा शिक्षण स्तर स्मृति पर बल देता है ना, मेमोरी के ऊपर। पहला है समझ स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। दूसरा है चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। तीसरा ऑप्शन है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। चौथा ऑप्शन है एडवांस लेवल, उन्नत स्तर। ज्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला भी नहीं कि नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ से जो मैं आपको समझाऊंगा ना, वो इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको सारे ही प्रश्न अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा हर एक प्रश्न से। मेमोरी लेवल जो है, ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग प्रोपाउंड किया था किसने? इनका नाम था जॉन एफ हर्बर्ट। मैंने बताया ना कि हड़बड़ी में अगर आप कुछ करते हो, यानी आप जल्दी जल्दी में कुछ कर रहे हो, यानी उसमें रटोगे आप, तो वो होता है हर्बर्ट मेमोरी लेवल। ये फोकस करता है रोट लर्निंग पे, रटने के ऊपर इसका फोकस होता है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी आप जहाँ पर फैक्ट्स को मेमोराइज कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ उसको जो है अपने दिमाग में रख रहे हैं, उस पर कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको समझ रहे हैं। मेमोराइजिंग द फैक्ट्स, ये हो गया। कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, कोई भी सूचना या इंफॉर्मेशन हो सकता है, ये मेमोरी लेवल में आता है। मोस्ट बेसिक लेवल भी इसको कहा जाता है, सबसे बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग है, और ये प्राइमरी स्तर पे सबसे बेहतर होता है, और ये जरूरी है ये करना। लेकिन अगर आप सेकेंडरी लेवल और हायर एजुकेशन में आ जाए तो वहां फिर ये खराब होता है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है, वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। हंट ने इसको प्रोपाउंड किया था रिफ्लेक्टिव लेवल को, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के, समस्या समाधान के लिए यूज होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पे जोर डालता है ना। यानी अगर आप कॉम्प्रिहेंड करें, समझने के ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। एडवांस लेवल का ऐसा कुछ होता नहीं है, एडवांस लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल ही है, वो एडवांस्ड होता है, सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वहीं पर डेवलप होते हैं। वो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव, है ना। अच्छा प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है, लेकिन कई लोग इसमें गलती कर देंगे। कौन सा संचार विधि सबसे प्रभावी है? चार ऑप्शंस हैं, पहला है लिखित या रिटन, दूसरा है ओरल या मौखिक, तीसरा है नॉन वर्बल, या इसे हम कह सकते हैं कि अवाचिक, या फिर अवाचिक से ज्यादा होगा गैर शाब्दिक, है ना। और चौथा ऑप्शन है विजुअल या दृश्य। बताइए इनमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा है? आपको एक चीज याद रखना होगा कि सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होगा जो जिसमें आपकी सबसे ज्यादा इंद्रियां काम करें, है ना। अगर आपके सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, आपको खुद ही देख लेना है कि कितने सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो है वहां पे लग रहे हैं। अगर एक से अधिक सेंस ऑफ ऑर्गन्स किसी चीज में लग रहे हैं, है ना, इंद्रियां लग रही हैं उस चीज को समझने में, देखने में, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, और फिर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है कम्युनिकेशन का, है ना। और ये वर्बल होता है, यानी इसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है रिटन कम्युनिकेशन में। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। अगर आप कोई चीज डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड अगर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज होता है, यानी बाद में एविडेंस के तौर पर उसको यूज कर पाए, तो इसके लिए यूज होता है। लेकिन डायनेमिक इंटरेक्शन नहीं होता यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का गतिशील प्रक्रिया ये नहीं है। डायनेमिसी इसका जो डायनेमिक इसका लेवल है, वो उस पर काम नहीं करता है ये, तो ये तो होगा नहीं।
अगर नॉन वर्बल के बारे में बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, याद रखिएगा, है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया, जैसे आपके जेस्चर्स हो गए, है ना, कोई इशारे हो गए, कोई पोस्चर, आप कैसे खड़े हो रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है, आप कैसे जो है, आपका हाव भाव कैसा है, आप चेहरे पे एक्सप्रेशंस कैसे दे रहे हैं, ये सभी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गए। विजुअल कम्युनिकेशन आपको मालूम है कि विजुअल का मतलब भी वही हो गया, आप अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें यहाँ पर ऑडियो विजुअल होता तो फिर ये सही हो जाता, लेकिन विजुअल सिर्फ है चूंकि, तो वहां पर ऑडियो के बारे में बात नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा। नॉन वर्बल भी कॉम्प्लीमेंट करता है, ये भी नहीं होगा। इसमें इन चारों में से ओरल कम्युनिकेशन सबसे बेहतर होगा, मौखिक कम्युनिकेशन। क्यों होगा बता रहा हूँ। ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, याद रखिएगा, या तो फेस टू फेस हो रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और या फिर अगर ये टेलीफोन पे भी आप बात कर रहे हैं, कहीं भी बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से आप सुन पा रहे हैं चीज़ों को, है ना? तो ये हाइली इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ये इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है इसमें, आपको इसमें प्रतिक्रिया भी मिल जा रहा है। इमीडिएटली आपको फीडबैक भी मिल जा रहा है, साथ ही साथ क्लैरिफ़िकेशन भी मिल जा रहा है, और इसमें पर्सनल टच भी होता है। तो ये जो है ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक? और ये इन चारों में से सबसे बेहतर फ़ॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन माना जाएगा। अगर यही ऑडियो विजुअल होता यहाँ पर, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ, एंड वी आर हाफ थ्रू द वीडियो। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, आपको लग रहा है कि ये क्लास आपके काम की है और ये काम आपको काम का लग रहा है, तो काइंडली वीडियो को कंसिडर करिए लाइक करना, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, हमारी छोटी-सी ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईसीटी, लैन स्टैंड्स फॉर, बताइए आईसीटी के संदर्भ में लैन का पूर्ण रूप है, बताइए क्या कहते हैं, लैन का फुल फॉर्म क्या होगा। आसान प्रश्न है, ज़्यादा इस पे वेट करने लायक प्रश्न नहीं है, ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने लायक प्रश्न नहीं है। तुरंत आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा सही उत्तर, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है कौन सा ऑप्शन होगा। पहला है लोकल एक्सेस नेटवर्क, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है लिंक्ड एरिया नेटवर्क, और चौथा है लार्ज एक्सेस नेटवर्क। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। देखिए, एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन, है ना? तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना? तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, और बाकी सभी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हैं, ये नहीं होंगे, ऐसा। लोकल एरिया नेटवर्क रेफर करते हैं हम किस चीज़ को, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो लैन होता है ना, ये एक नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का, जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, लेकिन ये लिमिटेड एरिया के अंदर होता है। यानी ये एरिया जो होता है ये लोकलाइज्ड होता है, छोटा एरिया होता है। जैसे एक ऑफिस हो गया, जैसे एक स्कूल हो गया, जैसे आपका एक घर हो गया, इसके अंदर में ये लैन हो सकता है। हो सकता है आपके पास 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, तो एक क्लोज़ लूप होता है, बाहर इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होता है, तो कई सारे कॉर्पोरेशंस या इंडस्ट्रीज़ इस चीज़ का यूज़ करती हैं, ताकि उनके जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर ना जाएँ। हाई स्पीड कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, यहाँ पर रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर, और दूसरे ऑप्शन बाकी सब यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, है ना? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न के ऊपर। हमारा छठा प्रश्न है, विच इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है ना? पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है सौर ऊर्जा या सोलर, और चौथा है प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। बताइए इनमें से कौन सा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रीन्यूएबल ऐसा एनर्जी होता है जो रिन्यू होता रहता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, देखिए रिन्यू मतलब ये वापस जो है बार-बार रिफ्रेश होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही उत्तर होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है। आज के लगभग सभी प्रश्न काफ़ी आसान रहे, और इस टाइप के बीच-बीच में क्वेश्चन्स लाने भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमने बहुत अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अलग-अलग वैरायटी के क्वेश्चन किए हैं। आप जो है हमारे दूसरे सेशंस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वहाँ जाके आप चेक करिए। आपको जो है उसमें बहुत सारे सेशंस मिलेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको मिल जाएँगे। तो आपको अलग से कुछ परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस के बारे में बात करें, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है ना, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, है ना? तो ये सोलर, विंड, हाइड्रो ये सभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर हम बात करें कोयला की, कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस, ये सभी फॉसिल फ्यूल हैं, है ना? ये और ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं नेचर से। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में, और डिप्लीट हो जाते हैं बहुत जल्दी, यानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएँगे, लेकिन बनने में इनको करोड़ों साल लग जाते हैं। सोलर एनर्जी जो है ये सनलाइट से आता है ना? यानी सूर्य क की जो ऊर्जा है, यानी सूर्य की जो प्रकाश है, उससे हम इसको प्राप्त करते हैं सोलर एनर्जी को। इनफाइनाइट रिसोर्स है, यानी ये जो है ना अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। तो इसलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो।
अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल चेंज? निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन बताया है? पहला ऑप्शन है जॉन डुई, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है B.F. स्किनर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं, है ना? तो बिल्कुल याद रखिएगा। कौन से इनमें से एक एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने एडवोकेट किया था, यानी बताया था कि शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। देखिए, अगर इस प्रश्न का सही उत्तर के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा आपका, आपको क्या लग रहा है क्या होगा? पहले तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ए, जॉन डुई, है ना? जॉन डुई इसका सही उत्तर हो जाएंगे। जॉन डुई जो है ये एक प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे, एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे और इनका मानना था कि जो शिक्षा है इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। यानी शिक्षा जो है कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्म कर देगा किसी के भी जीवन को, और सोशल चेंज या सामाजिक बदलाव लाने के लिए शिक्षा सबसे बेहतरीन टूल है। इन्होंने जोर डाला था एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, यानी अनुभवजन्य अधिगम जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर, और एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में भी बात किया था इन्होंने कि जब अगर हम सक्रिय रूप से अगर हम भागीदारी लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो सोसाइटी में एजुकेशन के थ्रू। अब दूसरे ऑप्शन जैसे कि जीन पियाजे हैं, इनका फोकस कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे था, है ना, जीन पियाजे का। वही अगर बात करें हम थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक जो है बिहेवियरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करते थे, बिहेवियरिज्म को। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इनका फोकस था जीन पियाजे का। और B.F. स्किनर के बारे में बात करें अगर, तो B.F. स्किनर भी आपके बिहेवियरिज्म के ही यहाँ पर प्रोपाउंडर थे। बिहेवियरिज्म में बहुत सारे अलग-अलग थ्योरीज हैं, उनके प्रोपाउंडर थे। B.F. स्किनर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे जानवरों पर, और इन्होंने बिहेवियरिज्म में काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डुई, ए ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो, है ना? और स्किनर का, हाँ, स्किनर का रीइंफोर्समेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीइंफोर्समेंट। तो चलिए, बाकी एक डुई से एक और चीज़ आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी और सोसाइटल प्रोग्रेस के बारे में भी इन्होंने लिंक किया था, कि एजुकेशन को इन्होंने डेमोक्रेसी से लिंक किया था। एक इनका शायद किताब भी आता है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, है ना? तो याद रखिएगा, जॉन डुई इंपॉर्टेंट नेम है। 8वां प्रश्न हमारा है, व्हाट डज द टर्म क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रेफर टू? बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है और हमने कई बार इसको सॉल्व भी किया है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकल नामांकन अनुपात का क्या अर्थ है? पहला है रेशियो ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स टू टीचर्स, यानी नामांकित छात्रों का शिक्षकों से अनुपात। दूसरा ऑप्शन है रेशियो ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स टू द टोटल पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप, यानी नामांकित छात्रों का किसी विशिष्ट आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से अनुपात। तीसरा ऑप्शन है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा में पुरुष और महिला छात्रों का अनुपात। और चौथा ऑप्शन है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीट अ कोर्स टू दोज हु एनरोल, यानी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों का नामांकित छात्रों से अनुपात। तो इन चार ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अगर हम GER के बारे में बात करें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में बात करें, तो ये मेजर करता है टोटल एनरोलमेंट। कोई भी एनरोलमेंट जब आप कर रहे हैं, एनरोलमेंट मतलब क्या, एडमिशंस मान लीजिए आप, तो टोटल एनरोलमेंट कोई भी स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन, है ना, मान लीजिए कि 10th लेवल पे, तो वो स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन पे टोटल एनरोलमेंट कितना हुआ है, 10th में, 12th में होता है ना, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर में, और इसको एक परसेंटेज के रूप में टोटल पॉपुलेशन के उस करस्पॉन्डिंग एज ग्रुप के, इसी को हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। यानी ये नहीं होगा, ना ही मेल और फीमेल का यहाँ पे कोई मतलब है, ना ही स्टूडेंट्स जो एक कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं उससे मतलब है। बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा, नामांकित छात्रों का किसी विशिष्ट आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से अनुपात। कि एक एज ग्रुप है, उसमें कितनी जनसंख्या है, मान लीजिए कि एक एज ग्रुप, मान लीजिए कि 6 से 10 साल के बच्चे, अब 6 से 10 साल के लगभग मान लीजिए कि 2 करोड़ बच्चे हैं अगर, तो 2 करोड़ बच्चों में से कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो इसको हम कहेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, है ना? तो बाकी सब यहाँ ऑप्शंस गलत हैं, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो आई होप कि इसका भी सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न काफ़ी आसान, लेकिन कई लोग इसमें गलतियाँ कर देंगे, वो प्रश्न है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मैं बताऊँगा क्यों इंपॉर्टेंट है। विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस? बताना है निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है मीथेन और चौथा है हीलियम। इनमें से एक ग्रीन हाउस गैस है। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 9 लिख के कौन सा इनमें से ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शंस आप वहाँ पे जाके लिख दीजिए। देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो है, जैसे आपका मीथेन होता है, CH4 इसको हम कहते हैं, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ साथ
N2O हम जिसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या करते हैं ये ट्रैप कर लेते हैं गर्मी, जिसे हम हीट कहते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। जो पृथ्वी का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसमें ये गर्मी को यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, और इससे जो वैश्विक तापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ जाता है। और इसी के लिए जो है ये गैसेस जो है बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। तो CH4 यानी मीथेन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है बिल्कुल नहीं होगा। नाइट्रोजन, अब यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड है, और बहुत लोग ये गलती करेंगे कि नाइट्रोजन लगा के आ जाएंगे, नहीं, है ना। नाइट्रोजन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी वो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल के ग्रीन हाउस गैस बनाता है, लेकिन अकेले में नाइट्रोजन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। हीलियम भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा CH4 मीथेन, है ना, CH4 मीथेन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है इन चारों में से। ओके, तो आई होप कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी अब आपको समझ में आ गया हो, और क्यों ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई लोग नाइट्रोजन लगा के आ जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड उनके दिमाग में रहता है ना, तो इसलिए याद रखिएगा ये चीज़। अब हम आ चुके हैं अपने इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर। यहाँ तक वीडियो को अगर देखा है आपने और वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये शॉर्ट सेशन था, अगर आपको पसंद आया है हमारा ये काम, तो काइंडली वीडियो को कंसिडर करिए लाइक करना, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोज़ की सीरीज़ कैसी लग रही है, हमारा ये एफर्ट कैसा लग रहा है ना। द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज स्टेब्लिश्ड इन, है ना, बताइए पहली भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, फैक्चुअल क्वेश्चन है। और पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पर, और सॉरी कौन से टाइम में स्टैब्लिश हुआ था, यानी ईयर पूछ रहा है। ओके, तो देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखे, आपको क्या लग रहा है क्या होगा इसका सही उत्तर, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। देखिए, अगर हम पहले इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, तो फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश किया गया था, अगर हम फॉर्मली ऐसे बात कर रहे हैं तो, है ना, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, है ना, जिसे हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये तीन यूनिवर्सिटी एक ही साथ स्टैब्लिश किया गया था, और वो ईयर था 1857। 1857 यानी जिस ईयर में क्रांति हुआ था, याद है, मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा, वही ईयर है ये। फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वो स्टैब्लिश इन दैट ईयर ओनली, है ना। ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, और ये बिगिनिंग जो है मार्क किया इन्होंने एक ऑर्गेनाइज हायर एजुकेशन का कॉलोनियल इंडिया में। कॉलोनियल इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था। तो यहाँ पर इन्होंने एक मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो है ना एक बिगिनिंग था ये। 1854 याद होगा आपको, 1854 किस चीज़ के लिए याद है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, देखिए इसमें वुड्स डिस्पैच आया था, है ना। आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, है ना। और इसके अलावा ये दोनों ऑप्शंस तो हैं ही नहीं, 1857 में ही ये तीनों यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला इंडियन यूनिवर्सिटी जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी था, इंडिया के लिए बनाया गया था, कॉलोनियल इंडिया में, वो था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की यूनिवर्सिटीज़। तो आई होप कि इसका भी सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यहाँ पर ये आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दिया है, साथ ही साथ ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल जाया करेगा, रात को 10 बजे, है ना, 10 PM डेली। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर हमें फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए ज्ञानस्थली क्लासेस को, और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़ते रहिए हमारे इन सेशन से। 12:15 बजे ये क्लास होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। वीडियो को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।